है कि किसी के रोड शो में रोहिणी के बाद इतनी गाड़ियां का काफिला लोगों ने नहीं देखा है। और आज हम लोग ये कार्यकर्ता बैठक कर रहे हैं इस साइज का, तो भाषण तो हम नहीं देंगे, कार्यकर्ता बैठक है। तो कार्यकर्ता कौन होते हैं? मैं एक राजनेता का पुत्र हूं, एक बड़े राजनेता जिसको बिहार के जनता ने बड़ा राजनेता बनाया। तो पुत्र होने के नाते मैं समझता हूं कि कार्यकर्ता कौन होता है और क्या होता है, और नेता बनाने में क्या भूमिका होती है और अहमियत होती है छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यकर्ता की। कभी कभी जो हमारे साइकिल वाले कार्यकर्ता हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं फॉर्च्यूनर वाले से। मैं ये सही बात है कि मैं यहाँ नया हूं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। सोनिया जी ने, लालू जी ने डिस्कस करके हमको यहाँ भेजा, हमको लड़ना था चुनाव, और यहाँ हुआ कि जाति विशेष की तो हम नहीं बात करेंगे, जैसे हमारे विधायक जी बोल रहे थे कि वहां फलाने जाति का कोई व्यक्ति जाए तो वही चुनाव निकाल सकता है, और उस जाति विशेष का शोषण हुआ है, सबका शोषण हुआ है। उस जाति विशेष का नाम शोषणकर्ता में बिहार में लोग गिनाते हैं, लेकिन महाराजगंज में उस जाति का भी शोषण हुआ, सबका नहीं हुआ, कुछ लोगों का जरूर हुआ। तो हमको टिकट, सोनिया जी को तो हम आभार देते ही हैं, लालू जी को आभार देते ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम अगर आभार व्यक्त करना चाहते हैं तो यहाँ के लोगों को करना चाहते हैं जो गए लालू जी के घर से और हमको खींच के यहाँ लाए कि नहीं यहीं से लड़ेगा। तो ये बाहरी वाली तो कोई बात है ही नहीं कि जब यहाँ के कार्यकर्ता हमको ले आए तो हम बाहरी कहां से हो जाएंगे। और जिस दिन टिकट हो गया उसी दिन महाराजगंज घर हो गया। बाकी अब वोट हमारे पास है 5, 5.5 लाख, 6 लाख के आसपास पोल वोट जो होना चाहिए वो हमारे पास है। तो हम लोगों की जिम्मेदारी है, सभी कार्यकर्ताओं की, बड़े बुजुर्गों की, युवा साथियों की, कि कैसे उसको ईवीएम तक पहुंचाना और हमें क्या बोलना है गांव में, टोलों में, कि हमारी क्या स्कीम है, हमारा मैनिफेस्टो क्या है, और बड़ा क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है और हम सब जगह इसकी चर्चा कर रहे हैं। शायद पहले ऐसा गरीब गुरबों के लिए, दलित समाज के लिए, किसानों के लिए ऐसा मैनिफेस्टो कभी आया नहीं होगा जो कांग्रेस पार्टी का इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो है। 3 बड़े मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं लेकिन 3 मेजर मुद्दे हैं। युवा साथियों के लिए बेरोजगारी, अपार बेरोजगारी, जैसी बेरोजगारी आज के टाइम में है शायद आजादी के बाद भारतवर्ष ने ऐसी बेरोजगारी कभी देखी नहीं थी। और युवा साथियों के माँ बाप के लिए, उनके दादा दादी, नाना नानी के लिए महंगाई, सबसे बड़ी समस्या महंगाई है। और तीसरा है तानाशाही, कि किसी चीफ मिनिस्टर को उठा के जेल में बंद कर दो। बगल में झारखंड है, पहले बिहार था, हम लोगों ने देखा। तो बिहार का भी जो बेटा है, बिहार में पैदा हुआ था हेमंत सोरेन, कैसे सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गवर्नर हाउस से घसीट के ले जाके जेल में बंद कर दिया गया। फिर उनके एमएलए को खरीदने की कोशिश की गई, सफल नहीं हुए, दूसरी बात है। यहाँ आम आदमी पार्टी के भी लोग हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि वो लोग भी आए हैं। कैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को, सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर इस देश का, जिसे 70 सीटें विधानसभा की दिल्ली में है और एक बार जीते तो 67 सीट आया, मतलब 95% से ज्यादा जीते हुए एमएलए। दूसरी बार जब वहां चुनाव हुआ तो इस बार 63 आया है 70 में, फिर से 90%। तो शायद ऐसी सरकार बनी नहीं होगी कहीं पे भी जहां विधानसभा में 90% या 95% एमएलए जीत के एक पार्टी के आए। तो जो मुखी उन्होंने बीजेपी को दिल्ली में दिया, उसका बदला ये समझ गया कि इनको हम जनता के माध्यम से नहीं हरा सकते तो जेल में उठा के डाल दो। यहां बिहार की बात करें तो किसी से छुपा नहीं कि कितना अन्याय, कितना शोषण लालू जी का इन लोगों ने किया। क्यों किया? क्योंकि झुके नहीं, डरे नहीं, उनके पास गरीब गुरबों का भरोसा था, साथ था कि इसको हम नहीं खत्म कर सकते पॉलिटिकली तो जेल में डाल दो। उनको, उनके परिवार को आप लोगों ने देखा कई बार, उनके यहाँ ईडी सीबीआई ऐसे आती है जैसे कि उनके घर के फूफा लगते हैं, हर 2-3 महीना पे अपना विजिट देने पहुंच जाते हैं कि कुछ मिल जाए। पूरे परिवार को, उनके बेटियों को, दामाद को, तेजस्वी जी को, सबको धन्यवाद हम करना चाहते हैं बहन रोहिणी का, जिसकी वजह से आज वो जिंदा है। मारने की साजिश की नरेंद्र मोदी जी की जेल में ही खत्म हो जाए, किडनी देके उन्होंने, उस बहन ने उनको बचाने का काम किया। कल नॉमिनेशन था हम गए। तो वो
मतदाता मालिकों के सामने ये सब चीजों को आप रखिए, याद कराइए। और जो मैनिफेस्टो की बात मैं कर रहा था उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कार्यकर्ता साथियों को कि बड़ी मजबूती से गांव में इसको ले जाइए कि हमारी 5 न्याय गारंटी है इंडिया अलायंस की। उसमें जैसे मोदी जी ने अभी 16.5 लाख करोड़ रुपया, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, कई छोटे देशों का पूरा इकोनॉमी साइज इतना होता है, 16.5 लाख करोड़ रुपया। तो इतना पैसा देश के 22 उद्योगपतियों का, जो उनके दोस्त हैं, उनका उन्होंने कर माफी कर दिया। तो ये पैसा मैं जानना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, और आप जनता से पूछिएगा, ये पैसा मोदी जी के बाबूजी का था या इस देश की जनता का था? आप लोग सब टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, उससे भारत सरकार के पास पैसा आता है। एक बिस्कुट भी खरीदिएगा तो उसमें टैक्स रहता है। आजकल तो 28% जीएसटी चल रहा है। तो आपका पैसा उन्होंने माफ कर दिया। तो और जब कांग्रेस की सरकार थी यूपी 1 में, जिसमें राजद के 24-25 सांसद उसमें शामिल थे, तो हम लोगों ने 70,000 करोड़ किसानों का माफ किया था। तो इन लोगों ने बड़ा हंगामा और बवाल मचाया कि अर्थव्यवस्था ऐसे चलती है क्या, कहां से पैसे लाओगे, नोट छापोगे। और उस समय कृषि मंत्री हमारे पिताजी थे, इनका भी उसमें रोल था किसानों की कर माफी में। तो बड़ा हंगामा किया। और आज जब ये सत्ता में है तो 16.5 लाख करोड़ रुपया 22 उद्योगपतियों का कर रहे हैं। आते हैं सत्ता में बोल के कि हिंदू है, हिंदू हिंदू है, और जब आ गए सत्ता में तो हिंदू इनको ये 22 ही दिखाई देते हैं। बाकी 115 करोड़ 120 करोड़ रहने वाला हिंदू यहाँ का हिंदू नहीं है, सिर्फ हिंदू नहीं 22 है। तो उनको कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की बनेगी, राजद के साथ, वीआईपी के साथ, सीपीएम के साथ, सीपीआई के साथ, माले के साथ, वीआईपी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ, तो इतना ही पैसा हम लोग गरीब गुरबों में बांटने का काम करेंगे। तो हर एक गरीब परिवार में किसी एक महिला को चुना जाएगा और उस महिला को साल में 1 लाख रुपया ट्रांसफर करेगी भारत सरकार, जिससे महंगाई से लड़ने में मदद मिल सके। अब महीने के 8500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए, हर महीने बैंक ट्रांसफर 8500 रुपया। तो इससे महंगाई से लड़ने में मदद भी मिलेगी, महिला सशक्तिकरण भी होगा। युवा साथियों का मुद्दा है बेरोजगारी। तो आपने देखा होगा कि बड़े घर के लड़के जब आईटी आईएम करते हैं, अगर हम भी उस फील्ड में जाते हैं, शायद हम भी कुछ, तो उनको जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उनको इंटर्नशिप मिलती है, मास्टर्स कर लेते हैं तो इंटर्नशिप मिलती है, लेकिन गरीब गुरबों के बाल बच्चों को नहीं मिलती। तो इंडिया अलायंस यदि सरकार मिलेगी तो उसमें भी गारंटी 1 लाख रुपया का इंटर्नशिप सरकार देगी। ये गारंटी है कि हर एक युवा को, जो हमारा युवा साथी ग्रेजुएट है, उसे 1 लाख की इंटर्नशिप प्रोग्राम में डाला जाएगा। किसानों के लिए मोदी जी जब आए थे 14 में, आप लोग याद करिएगा, भाषण तो कहते थे कि किसानों का आय दुगना कर देंगे। किया तो नहीं। हमारे मैनिफेस्टो में कि हम लोग आय को भी दुगना करेंगे, एमएसपी को डबल करेंगे और साथ में एमएसपी पे गारंटी देंगे। बिहार जैसे राज्यों में जो अभी एमएसपी, उस पर भी आप लोगों को जब आप अनाज बेचते हैं तो नहीं मिलता पैसा, बिचौलिया बीच से खा जाता है। तो हो सकता है बिचौलिया हमारे भाषण से नाराज हो या नाराज, लेकिन एमएसपी पे सरकार गारंटी देगी और एमएसपी को दुगना करेगी। एमएसपी पर ही आप लोगों को, जब कानून बन जाएगा तो एमएसपी के रेट पे ही आप लोगों को पैसा मिलेगा अनाज का। ये हो गई किसानों की बात। और कर माफी की फिर से प्लानिंग होगी, और जो हमारे गरीब वर्ग के किसान हैं उनको फिर से उनका कर्जा माफ किया जाएगा। ये सब बड़े मुद्दे हैं, पहले कभी किसी मैनिफेस्टो में ये कभी देखा नहीं गया। साथ में श्रमिकों के लिए, जब कांग्रेस की हुकूमत थी, हो गई सत्ता से हटे हुए हम लोगों को 10 साल, तो 350 रुपया किया था कांग्रेस पार्टी ने हर श्रमिक का मिनिमम वेज रेट मिनिमम। 8 घंटे यदि कोई मजदूर काम करता है तो 350 का रेट किया गया था। फिर मोदी जी ने उसको बढ़ाने का काम किया। तो कितना बढ़ाया, क्या आप लोगों को याद है? हम जानना चाहते हैं अपने कार्यकर्ता साथियों से। 1 रुपया। तो 350 था, उसको कर दिया 351। तो 1 रुपया बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? तमाचा मारा नरेंद्र मोदी ने श्रमिक भाइयों के मुंह पे, किलो बढ़ाने की बात कर रहे थे तो हम 1 रुपया बढ़ा देते हैं। अब कांग्रेस कह रही है, इंडिया अलायंस कह रहा है कि उसको हम, जो मनरेगा में भी हमारे मजदूर काम करते हैं, उनको मिनिमम हम उसको रेट बढ़ाएंगे 400 रुपए पे ले जाएंगे इनिशियल स्टेज पे, बाद में उसको और भी बढ़ाया जाएगा।
तो ये श्रमिक भाइयों के बीच में इसका प्रचार करना बड़ा जरूरी है। जो किसान का डबल करना एमएसपी है, उस पर गारंटी है, वो किसानों के बीच में बोलना जरूरी है। हर एक गरीब परिवार में ये बोलना जरूरी है कि हर एक महिला को, जैसे मोदी जी ने 16.5 लाख करोड़ रुपया दिया 22 व्यापारियों को, यहाँ पे उतना ही पैसा हम गरीबों में बांटेंगे, एक लाख रुपया हर एक महिला को मिलेगा। अब मोदी जी पर अगर हम बात करें तो हमको लगता है कि 2-3 घंटा लग जाएगा। कैसे कैसे उन्होंने वादा खिलाफी की, आप लोग सब जानते हैं कि कहा था उन्होंने कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। सब लोग, सारे नेतागण इसको अपने भाषण में उठाते हैं। 10 साल के हिसाब से 20 करोड़ नौकरियां बनता है, लेकिन 20 लाख भी नहीं मिला। सच्चाई क्या है? भारत सरकार में 30 लाख सरकारी पद रिक्त है, वो भी हमारे मैनिफेस्टो में है कि उसको भरने का काम करेंगे। जैसे हमारे भाई तेजस्वी यादव एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाइए उनको आप लोग। 17 वर्ष में ही, 17 महीनों में ही, सॉरी 17 वर्ष तो नीतीश जी का है, 17 महीनों में एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर उन्होंने वादा किया था कि नौकरी देंगे, और 5 लाख नौकरी उस युवक ने देने का काम किया है। तो वोट देने के पहले ये भी जनता याद रखे। और कैसे नीतीश जी ने फिर से सत्ता हमसे छीनी, खुद आते हैं कि चलिए सरकार बनाएंगे, और फिर कहते हैं कि मन नहीं लगा। जैसे कि यहाँ नृत्य हो रहा था, क्या कहा था उन्होंने याद आप लोगों को? जब भी जो सरकार छोड़ के गए कि क्यों गए, मीडिया ने पूछा क्यों चले गए, तो कहा कि मन नहीं लग रहा था। तो मन लगाने के लिए ये चीफ मिनिस्टर बनते हैं। महाराजगंज में हम घूम रहे हैं तो खैर ये तो कार्यकर्ता सम्मेलन है, अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग डिमांड है। कहीं बाहर की समस्या है, आधे क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि जिला बन जाए, आधे चाहते हैं कि नहीं बने। तो उसमें हम प्रत्याशी और नेता बन के हैं तो कंफ्यूज जाते हैं करना क्या है। तो वो सब आप लोग सब डिस्कस करिए। हम मन की बात करने नहीं आए मोदी जी की तरफ, हम आप लोगों की बात सुनने आए हैं। जनता को भी यही कहिए कि 32 साल का युवा आया है, उसका पॉलिटिकल करियर अभी 40 से 50 साल का आगे है। वो कोई 65-70 साल वाला नहीं है कि एक चुनाव जीत जाए और उसके बाद वादा खिलाफी करके भाग जाए तो लोग भूल जाए और अपना चलता रहेगा। अगर हमें अपना पॉलिटिक्स में आप लोगों का ये जो प्यार आप लोग दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, ये बरकरार रखना है तो हमें काम करना पड़ेगा। हम लोग राहुल गांधी के पार्टी के लोग हैं, एक बार जब कुछ बोलते हैं तो उस पर अमल करने वाले लोग हैं। हम अगर अब मेरी पहचान है कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष का बेटा हूं, तो उस पहचान पर मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा डेवलपमेंट से रिलेटेड। जब हमारे पिताजी मोतिहारी में सांसद थे, जैसे हम लोग आते हैं यहाँ पटना से, तो सड़क नहीं है, पतली संगीन गलियों से होकर हम लोग आते हैं परसा अमनौर, आप लोग देखते हैं। एक बार यहीं से वापस जाने में खुद 6 घंटे जाम में फंसा रहा, कुछ लगन भी था उस दिन। तो जहाँ लोग 6-6 घंटे जाम में फंस रहे हैं तो कितना इकोनॉमी का लॉस होता है, गाड़ियों का डीजल पेट्रोल कितना बर्बाद होता है, उससे महंगाई का भी सामना करना पड़ता है। तो ऐसे ही मोतिहारी में था, तो अभी आप लोग देखते हो कि जो हाईवे बना हुआ है वो इन्हीं का बनाया हुआ है। और गांव गवई की भी वहां रोड नहीं थी, तो 3000 किलोमीटर हम लोगों ने वहां रोड बनवाने का काम किया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां हम लोग लेकर के गए, हालांकि अभी वहां राधा मोहन सिंह जी सांसद हैं, अभी भी वो 3 कमरे में चल रहा है। जैसे उसको बड़ा कर सकते थे उन्होंने, वो नहीं कर पाए। सेंट्रल स्कूल हट रहा था, उसको रोकने का काम किया। यहाँ रेलगाड़ी का भी लोग कहते हैं कि पैसेंजर ट्रेन चाहिए पटना के लिए और अगल बगल के बड़े शहरों के लिए। तो आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि लालू जी मंत्री थे, रेल मंत्री थे, और लालू जी के यहाँ पैरवी करवा के 5 वहां गरीब रथ हम लोग खुलवाए। 5 ट्रेन का रास्ता वहां स्टेशन मोतिहारी नहीं होता था, तो उसको हम लोग वहां रुकवाने का काम किए थे। एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर वहां हम लोग खुलवाए बड़े बड़े पैमाने पे। उस समय कृषि मंत्री थे, तो सब किसानों का एफसीआई वाले उनके खलिहान से अनाज खरीदते थे, सब लोगों को फसल बीमा मिलती थी जो अब नहीं मिलती। ये सब हम लोगों का स्कूली शिक्षा की बात करें और जिला का जो यहाँ डिमांड है आधे लोगों का, तो अरवल बिहार का सेकंड सबसे छोटा जिला है, वहां भी डिमांड था जिला का। तो पिताजी वहां एमएलए होते थे और बिहार सरकार में मंत्री होते थे राबड़ी देवी जी के कैबिनेट में, तो जिला इन्होंने बनवाया। तो जिला बनवाने का भी इनका इतिहास रहा है। नक्सलिज्म और ये सब लड़ाई वड़ाई का उस समय माहौल था, इसलिए जिला बनाना अनिवार्य था कि जो हत्याएं होती थी वो रुक जाए, रुक भी गई। 17 स्कूल इन्होंने वहां बनवाने का
काम किया। तो मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूं, राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता हूं, उसमें विकास सबसे बड़ी चीज है। हम लोग कोई जाति धर्म की राजनीति करने वाले लोग नहीं है। अभी हमारे आदरणीय एमएलए साहब हमारी जाति का नाम ले लेके बार बार बोल रहे थे, तो खैर अच्छी भावना से बोल रहे थे, लेकिन हमको नहीं ठीक लगता है कि एक जाति को ललकार के या उसका ये करके, वो जाति तो हमको बेटा मानती है, वो तो सब है मेरे साथ। हम लोग गरीब गुरबों की बात करें, दलितों की बात करें, और जो इन्होंने कहा उसका भी हम इज्जत करते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये लेकर हम अगर आगे बढ़े तो सफलता जरूर मिलेगी। सफलता ऑलरेडी मिल चुकी है, बस उसको ईवीएम तक पहुंचाने का काम है। यही बोल के हम सब आप लोगों को धन्यवाद करते हैं। इतनी गर्मी में इतने देर तक इतनी संख्या में, टेम्परेचर दिखा रहा है मोबाइल में 43, जब इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं अंदर हॉल में तो 43 से बढ़ जाता है 50 डिग्री। तो इस गर्मी में इतने सारे लोग मौजूद रहे, 4 घंटा 5 घंटा हो गया। मैं आप लोग सबको धन्यवाद ही कर सकता हूं और मेरे पास शब्द नहीं है। मैं यही बोलकर खत्म करना चाहता हूं। जय भारत, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। एक और बात, 6 तारीख को नॉमिनेशन रखा गया है, तो आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में जैसे यहाँ भीड़ किए, जैसे रोड शो में किए, नॉमिनेशन का भी रिकॉर्ड तोड़ दीजिए 6 तारीख को राजेंद्र स्टेडियम छपरा में। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्सैया के दोहरे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सत्सैया के दोहरे, जो नारिक के तीर देखने में छोटा न लगे, भाव करे कभी। हमारे नेता बहुत अच्छा बोले देश के राजनीति पर। मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, जो गरीबों के मसीहा हैं, पिछड़े दलितों, वंचितों, अकलियत के लोगों के लिए हमेशा पार्लियामेंट और राज्यसभा में सवाल उठाने का काम किए हैं। मैं वैसे अपने नेता को आमंत्रित कर रहा हूं। मेरा भाषण लंबा नहीं होगा। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए उठा हूं और सबसे पहले मैं अपना नंबर आप लोगों को लिखवाना चाहता हूं। लिख लीजिए, क्योंकि महाराजगंज का सबसे बड़ा समस्या जो है बातचीत अगर नहीं हो तो पेट भरता नहीं। इसलिए आप नंबर लिख लीजिए 9810222606। हमको लगता है फिर से रिपीट करें, 9810222606। सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक हमको आप कभी भी फोन कर सकते हैं। इस कार्यकर्ता बैठक के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय परशुराम तिवारी जी, संचालनकर्ता लाल जी, मांडवी के लोकप्रिय कर्मठ और क्रांतिकारी विधायक भाई सत्येंद्र यादव जी, मंच पर बैठे एकमा के लोकप्रिय और कर्मठ विधायक आदरणीय श्रीकांत यादव जी, मेरे भाई तुल्य और हम लोगों के नेता रहे स्वर्गीय उमाशंकर सिंह जी के सुपुत्र और यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी रहे भाई जितेंद्र स्वामी जी, पूर्व विधायक मुंद्रिका राय जी, चंदेश्वर राय जी, कन्हैया पासवान जी, आदरणीय सरपंच जी, रविंदर राय जी, रेणु देवी जी और मंच पर बैठे महागठबंधन दलों के सभी सम्मानित नेता और कार्यकर्ता साथीगण, मंच के नीचे आए महाराजगंज के सभी प्रबुद्ध अभिभावकों, नौजवान मित्रों, पत्रकार साथियों, देवियों एवं सज्जनों,
मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं राष्ट्रीय जनता दल, सीपीएम, सीपीआई, माले, आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सभी सामाजिक साथियों को तो तेजी से चल रही इस सभा में उपस्थित हो सके। मैं भूल गया नाम मेरे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता मंच के नीचे हैं ब्रजेश पांडे जी, निर्मल वर्मा जी और मुखिया जी भी नीचे बैठे। मुझे अपनी भाषण के लिए नहीं रह गया। सत्येंद्र जी ने आज की जो बात थी, महाराजन की जो स्थिति थी, उस पर अपने ओजपूर्ण संबोधन में और विस्तारित चर्चा आपसे की है। उसके बाद मेरे जैसे छोटे सामाजिक कार्यकर्ता को कहने के लिए कुछ नहीं रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ मल्लीनाथ की तरह भाष्य करना हमारे हिस्से में बचता है। आप सभी जानते हैं मित्रों, और जिसकी चर्चा उन्होंने खुद ही कर दी कि किस परिस्थिति में आकाश कुमार यहाँ चुनाव लड़ने आए। यहाँ की जो स्थिति बनी थी और यहाँ का जो तनाव था, उस तनाव को रोकने के लिए आदरणीय लालू जी ने, राहुल गांधी जी ने और लेफ्ट के सभी बड़े नेताओं ने मिलजुल कर यह फैसला लिया कि वहां आकाश कुमार को चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। आकाश ने अपनी बातें कही है और इसने बात बात में हमको राजनेता बना लिया। कांग्रेस पार्टी का मैं अध्यक्ष जरूर हूं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, यहाँ बहुत से साथी नहीं जानते होंगे, ऐसे बहुत सारे साथी मुझे जानते भी। मैंने अपना राजनीतिक जीवन का शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल से किया था। मुद्रिका जी के भाई मेरे साथ विधानसभा में काम करते थे, स्वर्गीय रामदेव राय, माननीय चंद्र राय जी, विधानसभा में हम लोग सब साथी, स्वर्गीय यदुवंशी राय जी, ये सब मेरे साथ काम किए थे। और मैं मंत्री था बिहार सरकार में भी, एमपी बना तो भारत सरकार में भी मंत्री बना, जिसकी चर्चा फूड बिल का सत्येंद्र जी ने किया। वो फूड डिपार्टमेंट भी मेरे अधीन था और वो बिल भी मैंने लाया था लोकसभा में। ये मेरे पुत्र 70,000 करोड़ लोन का, इनको भूल गए, 72,000 करोड़ रुपए लोन की माफी हुई, वो भी मैंने किया। और उस समय मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल सरकार की वजह से, उसकी बड़ी वजह थी सत्येंद्र जी की पार्टी, जो बाहर से काम करती थी, जो सोशल सेक्टर में बड़े बड़े काम हुए, चाहे वो मनरेगा हो, फूड का बिल हो, या किसानों के कर्ज माफी का बात हो, रूरल क्रेडिट को दुगना करने की बात करके हम लोग आए थे। जबकि जब सरकार छोड़े तो रूरल क्रेडिट तिगुना हुआ। आज जो सड़क का जाल बिछा है पूरे बिहार में, गांव में जो सड़कें बन गई, उसके वजह स्वर्गीय रघुवंश सिंह जी थे। और रघुवंश सिंह जी ने केवल बिहार में नहीं, पूरे देश में गांवों को सड़क से जोड़ने का काम किया। आज उसकी चर्चा नहीं हुई। पूरे देश में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ। केवल और केवल सत्येंद्र बाबू जानना चाहिए, श्रीकांत जी, इस बात को हम लोगों को समझना चाहिए, केवल 30,000 गांव, केवल और केवल 30,000 गांव मोदी जी की जब सरकार बनी उसमें जुड़ा है। कहने का मतलब 95% गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने की, लेकिन उसकी चर्चा अब नहीं होती है, करने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी, जिसका जिक्र हुआ मैनिफेस्टो का, 4000 किलोमीटर की दूरी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, हमको नहीं लगता है आजादी के बाद कोई नेता पैदल चल के और रातों रोड से मिला हो। वो 4000 किलोमीटर की दूरी कश्मीर से कन्याकुमारी तक वे चले, लोगों से मिले, लोगों की समस्याओं को सुने, फिर पूरब से पश्चिम इम्फाल से लेके बंबई तक की जो यात्रा 6,500 किलोमीटर की, उसमें जो बातें उभर के आई, वही कांग्रेस और महागठबंधन का मैनिफेस्टो बना।
कि कैसे समस्या दूर हो सकती है। हम लोग कोई हवाई बात नहीं करते हैं, और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सिग्नेचर है राहुल गांधी जी का, सिग्नेचर है आदरणीय खड़गे साहब का। मोदी जी की तरह हवाई नहीं है कि कुछ भी बोल दिया और निकल जाइए, बात करके 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए आपके खाते में चला आएगा, 2022 में किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, उल्टे लागत खर्च जरूर तिगुना चौगुना हो गया। आप सभी किसान घर से आते हैं, किसानी का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं, आप भी इस बात को समझते हो। तो ये फर्क है। और राहुल गांधी ऐसा नेता नहीं, उनको जरूर एक दुष्प्रचार करके उनको पप्पू बना दिया गया। ये भी जेएनयू में पढ़े और जानते होंगे, मोदी जी के डिग्री का तो पता नहीं, मोदी जी का स्कूल कॉलेज का तो पता नहीं है किसी नागरिक को, लेकिन राहुल गांधी दून स्कूल में पढ़े, वहां से निकले तो सेंट स्टीफन में पढ़ने गए, वहां से निकले तो यूके में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े, वहां से निकले तो हार्वर्ड में पढ़े, लेकिन फिर भी राहुल गांधी पप्पू हो गए और इस देश का सबसे बड़े विद्वान मोदी जी हो गए, जो देश का सबसे खास्ता हाल हुआ। जितनी भी सरकारें आजादी के बाद चली, पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 15वीं पंचवर्षीय योजना तक, सत्येंद्र बाबू, इस देश पर कर्जा था केवल 51,51,000 करोड़ का, लेकिन इस 10 साल में कर्जा कितना बढ़ा। भिन्न भिन्न एजेंसीज का, जो दुनिया की एजेंसीज हैं, WHO, UNO के से खबर छपी है कि 1,54,000 करोड़ का कर्जा देश पर हो गया। कहने का मतलब ये कि बोलते हैं कि 140 लाख करोड़ लोगों ने हमको चुना है, तो 140 लाख करोड़ लोगों पर कर्जा 1 लाख से हर व्यक्ति पर, यहाँ जितने हम लोग बैठे हैं और जितने गांवों में हैं, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, सब लोगों पर कर्जा, जहां 50,000 भी नहीं था, वहां 1 लाख करोड़ से 1 लाख रुपया से ज्यादा का कर्जा में हम लोग डूब गए। ये बात समझने की, समझाने की जरूरत है। और जहां कहीं भी कर्जा माफी, अगर किसानों की हम बात करते हैं, हम लोग की सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, हम लोगों की सरकार बनी राजस्थान में, हम लोगों की सरकार बनी कर्नाटक में, हम लोगों की सरकार बनी हिमाचल में, जहां भी कर्ज माफी का राहुल गांधी ने घोषणा किया था, 15 दिन के अंदर सारे वहां के किसानों का कर्ज माफ करके राहुल गांधी ने दिखाया, और वहां के जो भी मुख्यमंत्री बने हैं दिखाया। इसलिए हम लोग कोई हवाई गारंटी नहीं दे रहे हैं। अगर हम लोगों की सरकार बनती है, जो दिख रहा है, बिहार में चर्चा हो रहा था नीतीश जी के जाने के बाद कि बहुत खराब स्थिति है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी प्राय सभी सीटों पर जीत जाएंगे। पहले चरण का मतदान हुआ, दूसरे चरण का मतदान हुआ, इन लोगों का खाता खुलने वाला नहीं है। हम लोग सभी सीटों पर, चाहे सेंट्रल बिहार में 4 सीट लड़े या फिर 6 सीट हम लोग दूसरे चरण में लड़े हैं, कहीं भी कोई सीट ये लोग जीतने नहीं जा रहा। और मुझे यकीन है कि जैसे जैसे उत्तरोत्तर चुनाव आगे बढ़ रहा, मोदी जी की जमीन खिसक रही, उनका भाषण भी बदल रहा है। अब नहीं सुने होइएगा इधर जो 400 पार का बात करते थे, हम लोग तो सोचते थे कि 400 पार ये क्या बात कर रहा है, तो मन में आता था मेरे जैसे छोटे सामाजिक कार्यकर्ता को कि भाई लगता है कि अब इस बार आएगा तो डीजल का, पेट्रोल का दाम 400 पार करेगा। इसलिए हम निश्चिंता से ये बात समझनी चाहिए। और मैं कोई ऐसी बात नहीं करता, मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था, मेरे घर में तो कोई मुखिया सरपंच भी नहीं था, हम एक गृहस्थ के बेटा थे। पहली बार लालू जी की पार्टी में आए एक कार्यकर्ता की हैसियत से, जैसे आप लोग अपना हरा गमछा लटका के आ जाए हैं या चलते हैं, उसी तरह से हरे गमछे को लेके मैं आगे बढ़ा। उन्होंने टिकट दिया और एक साधारण व्यक्ति, बिहार के सबसे बड़ा गुंडा, अब नहीं है, स्वर्गीय हो गए सरदार कृष्णा सिंह, आगे पीछे जितनी गाड़ियां चलती थी उससे ज्यादा राइफल चलता था। हम लोग ऐसे ही निहत्थे घूमते थे।
लेकिन जो संविधान है हम लोगों का, तो ये जो चौकी और मंच पर बैठे हैं हम लोग चौकीदार, और नीचे जो बैठा है जमीन पर वो जमींदार, ये भूमिका तय आपकी संविधान में किया। तो इसमें कोई कितना बड़ा भी आदमी हो, वो अपने घर में बड़ा हो सकता है, लेकिन जब तक जनता की ताकत नहीं मिलेगी तब तक वो बड़ा आदमी भिखमंगा बन जाता है, छोटा बन जाता है। इसलिए जो भी ताकत है, और इसीलिए शायद संविधान को हटाने की बात हो रही है, नागपुरिया संविधान ये लोग लागू करना चाहता है। इस बात को जरूर गांव-गांव में और खास करके दलित भाई की बस्तियों में बताने की जरूरत है कि अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया उस पर खतरा है। अगर ये फिर से जीता तो महंगाई जिस तरह से बेतहाशा बढ़ा है, गरीबों के थाल से दाल सब्जी सब गायब है, जितनी महंगाई हो गई, बेरोजगारी ऐसी बढ़ी है, जो नौकरी का बात आकाश कुमार कर रहे थे, और तेजस्वी सचमुच बधाई के पात्र हैं कि जो 17 महीने में उन्होंने काम किया 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का, और इनके पॉलिसी से चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, उससे तो लाखों लोग बेरोजगार हो गए, उसका कोई फायदा भी नहीं हो। इसलिए इस बात को ले जाना है चौक चौराहे पर, चाय की दुकान पर। अगर आप सही मायने में कार्यकर्ता हैं महागठबंधन के, तो मजबूती से अपनी बात रखनी चाहिए। आरएसएस के एजेंडे से आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग झूठ और भ्रामक प्रचार के जरिए आपको न केवल गांव में चौक चौराहे पर कमजोर करने की साजिश करते हैं, बल्कि गांव और टोले में भी उस बात को ले जाते हैं। पहले मंदिर का एजेंडा चल रहा, अरे भाई मंदिर बनाने से कौन किसको रोक रहा है? हर गांव में मंदिर है। अयोध्या में मंदिर बना, हम लोगों को भी खुशी हुई, लेकिन आपके जैसा नहीं। हम जब से पैदा हुए, या सत्येंद्र जी होंगे, भले ही लेफ्ट में काम करता हूं, लेकिन पूजा इनके घर में भी होता हूं। श्रीकांत जी के भी माता पिता पूजा करते होंगे, राम का, कृष्ण का, कौन नहीं करता? जो हिंदू है या जो मुस्लिम है, वो कौन मस्जिद में जाके इबादत नहीं करता? तो इसमें कोई ऐतराज नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग राम के पुजारी, उपासक, और आपके जैसा भारतीय जनता पार्टी और आरएस के जैसा राम के व्यापारी नहीं है। ये बात हम लोग कोई राम के विरोधी नहीं है, मंदिर के भी विरोधी नहीं। जितना मंदिर बने अच्छा है। मेरे बाबा ने भी मंदिर बनवाया था, ठाकुरबाड़ी बनवाया था। किसके यहाँ छठ नहीं होता? लालू जी नहीं करते हैं, मैडम राबड़ी देवी जी नहीं करती हैं, हर साल प्रसाद खाने जाते हैं हम लोग। कोई यादव परिवार है जहाँ पूजा पाठ नहीं होता है? कोई कुशवाहा है? कोई राजपूत बिरादरी का है? कोई बुनियाद ऐसा है जहाँ पूजा पाठ नहीं होता? सब लोग हैं, लेकिन हम लोग राम के पुजारी हैं, ये राम के व्यापारी हैं। वोट के लिए ये सब आपस में बंटवारा करने का काम करते हैं। लेकिन असली जो आज का मकसद है, हम लोग कर दो, बैठ जाएं। ले लो मुकुंद, ले लो ना, आकाश कुमार तुम लो ना मुकुंद। को एक प्रोग्राम बना के ले जाना चाहिए कि कल से ये जाके सब क्षेत्रों में न केवल घूमें, वर्कर साथियों से भी मिलें और बाकी लोगों से भी मिलें, और मिलके सबको आग्रह विनती करें कि उस दिन जो 6 तारीख को नामांकन होना है, उसमें बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे और अपनी ताकत का इजहार करें, क्योंकि उसका भी एक इम्पैक्ट बड़ा होता है। इसलिए उसका तैयारी हम लोग को करना चाहिए, सब लोगों को मिलजुल के, ताकि कल हम देखे थे अच्छी भीड़ थी, लेकिन इतना धूप था, हम अपने मित्र निर्मल जी को कहें उसको और पीछे तक ले जाए, ताकि धूप में किसी को खड़ा नहीं रहना। पीछे जब तक छांव नहीं होगा तो 43-44 डिग्री में आधा आदमी तो बीमार पड़ जाएगा, वो क्या फिर वोट तक ठीक होगा भी कि नहीं होगा, तो उसको भी देखना हम लोगों की जिम्मेवारी है।
तो अब मेरा धन्यवाद ज्ञापन भी बड़ा हो गया। हम अब यहीं पर विराम लगाते हैं और आप सभी को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आप इतनी उमस में, इतनी गर्मी में, इतने लंबे समय तक भाषण सब नेताओं का सुने। लेकिन सब भाषण का अभिप्राय एक ही है कि 25 मई को चुनाव के दिन सबको इकट्ठा करके और जाके वहां हाथ छाप पर बटन दबा के जब तक जीत नहीं मिले तब तक एक एक कार्यकर्ता, चाहे सीपीएम का हो, सीपीआई का हो, माले का हो, राजद का हो, कांग्रेस का हो, आप का हो, महागठबंधन के सभी दलों के कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि कुछ दिन तक लगातार अनवरत काम करते रहें, वातावरण बनाएं महागठबंधन के पक्ष में और इनके झूठ का प्रतिकार करें। तरह तरह का अफवाह फैलाएगा। जैसे याद है कुछ दिन पहले 90-91 में गणेश जी को दूध पिला दिया। गणेश जी को दूध पिलाने वाली पार्टी आज सब लोग चल दिया लोटा में दूध भर भर के। बताइए तो कितना मूर्ख बनाया था। तो उस पार्टी से आपको लड़ना है, इसलिए एकदम सतर्क रहने की जरूरत है और अंतिम दिन तक अपना ताकत लगाना है। आप सभी लोगों से मिलने का अवसर पाकर, अपनी आशाओं को व्यक्त करने का मौका पाकर आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे सारा जमाना, पीछे सारा जमाना, पीछे सारा जमाना, पीछे कार्यक्रम को समाप्त किया जाता है। आप सब लोग भोजन करके जाइएगा। आप लोगों से आग्रह है, भोजन करके जाइएगा। भोजन तैयार है।